इसराइल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए हमास के वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाया। इसराइल डिफेंस फोर्सेज और शिन बेट ने संयुक्त बयान में दावा किया कि इस सटीक हमला हमास के उन नेताओं को खत्म करने के लिए किया गया जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले और गजा में चल रही जंग के लिए जिम्मेदार हैं। इस हमले में खलील अल हय्या को निशाना बनाया गया है, जो कि इसराइल और हमास के बीच सीज फायर की वार्ता में मुख्य वार्ताकार हैं। आपको बता दें कि इस्माइल हानिये के मारे जाने के बाद हमास का पॉलिटिकल चीफ खलील अल हय्या को ही माना जाता है। न्यूज़ एजेंसी अल अरबिया ने दावा किया है कि इस हमले में उनकी मौत हो गई है। इस हमले के बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमले के बाद जो है वो धुएं का गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है। आईडीएफ ने कहा कि नागरिकों को नुकसान कम करने के लिए सटीक हथियारों और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया। ये पहली बार है जब इसराइल ने कतर में कोई सैन्य कार्रवाई की है, जो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और गजा में संघर्ष विराम वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमला उस समय हुआ जब हमास के नेता दोहा में अमेरिका के प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम और बंधक रिहाई समझौते पर चर्चा कर रहे थे। आईडीएफ ने इस हमले की जानकारी देते हुए बताया कि आईडीएफ और आईएसआई ने हमास संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाकर एक सटीक हमला किया। हमले से पहले नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सटीक हथियारों और अतिरिक्त खुफिया जानकारी के इस्तेमाल सहित कई उपाय किए गए थे। आईडीएफ और आईएसआई 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए जिम्मेदार हमास को हराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करना जारी रखेंगे। हमास के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी वार्ता टीम को निशाना बनाया गया, जिसमें खलील अल हय्या भी शामिल थे। अल हय्या को हमास का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है, जो कतर में रहकर इसराइल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अल अरबिया के अनुसार हमले में कई अन्य हमास नेताओं के भी मारे जाने की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए और जानकारी की जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। कतर ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। खास बात यह है कि हमला उसी कतर की धरती पर हुआ जो इसराइल हमास संघर्ष को रोकने के लिए शुरू से ही मध्यस्थता कर रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव तेज हो गया है। कतर सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन और अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक बयान में कहा कि हमला उन आवासीय परिसरों पर किया गया जहां हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य रहते थे। ये न केवल कतर की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरे में डालता है। कतर राज्य इस हमले की कड़ी निंदा करता है, लेकिन ये भी पुष्टि करता है कि वो इस लापरवाह इसराइली व्यवहार और क्षेत्रीय सुरक्षा में जारी व्यवधान को बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को निशाना बनाने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त करेगा। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस कार्रवाई की जांच करने और इसराइल को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। हमास का निर्वासित नेतृत्व लंबे समय से दोहा में रह रहा था, जहां से वो इसराइल के साथ मिस्र और कतर की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष वार्ता करता था। कतर ने गजा में संघर्ष विराम और बंधक रिहाई के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, लेकिन हाल के महीनों में उसने अपनी इस भूमिका को कम कर दिया। नवंबर 2024 में कतर ने घोषणा की कि हमास के नेता अब दोहा में नहीं है, हालांकि उनका कार्यालय बंद नहीं हुआ। इस हमले ने कतर की स्थिति को और ज्यादा जटिल कर दिया है, क्योंकि ये देश में शांति वार्ता के लिए एक तटस्थ मंच के रूप में जाना जाता है। जानकार मानते हैं कि कतर पर हमला करने से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और अब्राहम अकॉर्ड खतरे में पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भले ही इसराइल के लिए एक सैन्य जीत जरूर हो, लेकिन एक बड़ी कूटनीतिक हार साबित हो सकती है।